हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोगों ने चालू कर रखा है हमारा वर्धन वंश, एक वंश है, ठीक है। वर्धन वंश को चालू कर रखा था। पिछली 2 क्लासों में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा था, ठीक है, वर्धन वंश। तो इसके स्रोतों के बारे में, साहित्यिक स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद में किस तरह से कालक्रम चालू होता है राजाओं का, वो चीजें हमने देखी। जैसे प्रभाकर वर्धन के बारे में देखा था। उसके बाद में उनका जो बेटा होता है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन गद्दी पे बैठता है। उसके बाद में जो है ना हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है। वो बातें देखी थी। तो मैं कहाँ छोड़ के गई थी कल की क्लास में? जैसे कि जो वर्धन वंश है वो कहाँ है? थानेश्वर में है। थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, वहां पर है ये। और एक वंश था मालवा में। मालवा में कौन सा वंश था? उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश। और इसका राजा था देवगुप्त नाम का, ठीक है। ये चीजें हमने देखी थी। एक यहाँ पे कन्नौज जगह पड़ती है, दिल्ली से थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे ना, वैसे तो उत्तर प्रदेश में है ये। सॉरी सॉरी, जो कन्नौज है ना, वहां पे एक वंश था, उसका नाम था मोखरी वंश। कन्नौज में है यहाँ पे मोखरी वंश, ठीक है। मोखरी वंश का राजा था यहाँ पे गृहवर्मा। और एक चीज मैं और लिख देती हूँ, ये बंगाल वाला क्षेत्र था। बंगाल में एक वंश था, बंगाल में थे गौड़वंशीय राजा थे, गौड़वंश के राजा थे। उसका नाम था संसांक नाम का, संसांक। ये चीज एक बार के लिए देख लो, फिर अच्छे से समझ में आएगी क्या मैंने ये बताया है। कि जो थानेश्वर हरियाणा में है ना, वहां पे हम पढ़ रहे हैं वर्धन वंश के बारे में। तो उससे संबंधित भारत के अन्य राज्यों में कौन कौन से वंश स्थापित थे वो मैंने लिखे हैं। जी, कन्नौज में था मोखरी वंश। मालवा जो मध्य प्रदेश वाला आसपास क्षेत्र वाला, वहां पे था उत्तरगुप्त वंश। और बंगाल, उड़ीसा और असम वाला क्षेत्र था ना, वहां पे गौड़ वंश के राजा जो है ना शासन करते थे, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने यहाँ पर ये खत्म करा था कि जब राज्यवर्धन जो होता है ना, जो मना मना कर चुका होता है कि मैं तो है ना गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूं क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अपने पिता की एक प्रकार से आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाया, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, तो मैं एक अच्छा राजा नहीं बन पाऊंगा, तो मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। एक प्रकार से वो जो है ना निराश हो जाता है अपने जीवन से। तो महल को, दरबार को जो है ना त्याग त्याग कर सन्यासी जीवन में मतलब जाना पसंद करता है। तो वो जाने ही वाला होता है महल छोड़कर। महल किसका? वर्धन वंश में जो राजधानी क्या है इनकी? थानेश्वर है राजधानी। अभी तक थानेश्वर को छोड़ के जाना ही वाला होता है, सब तैयारी हो चुकी होती है उसकी सन्यासी बनने की। तब एक संदेश वाहक आता है। तो संदेश वाहक जो है ना, उसका नाम था समवाहक नाम का संदेश वाहक। मैंने क्या बोला है? समवाहक, संवाहक ऊपर में है, तो ये संदेश वाहक है। अब ये आता है और ये क्या सूचना लेके आता है भाई? तो ये जो है ना मुख्य रूप से जो राज्यश्री थी ना, जो इनकी बहन थी, किनकी? राज्यवर्धन की और हर्षवर्धन, दोनों भाई है, ठीक है। उनकी बहन थी राज्यश्री। तो किसकी ब्याही हुई थी? वो थी मोखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ में शादी की हुई थी उसकी, ठीक है। तो उसका एक संदेश वाहक यहाँ आता है थानेश्वर में। क्या सूचना लेके आता है? वो जो चीजें होती है उसके बारे में बताता है। क्या बताता है? कि जो गृहवर्मा जो है ना आपका बहन हुई है, ठीक है, जो मतलब जीजा है सॉरी आपका, उसको जो है ना हत्या, उसकी हत्या कर दी गई है। और जो कन्नौज की गद्दी है वो इन लोगों ने छीन ली है। किसने? देवगुप्त ने, मतलब यहाँ पर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया है। और मोखरी की जो गद्दी है ना, मोखरी वंश को तो खत्म कर दिया है, कन्नौज की गद्दी प्राप्त कर ली है, राजा को जो है ना मार दिया है। 2 बात। तीसरी बात है कि अब जो है ना देवगुप्त क्या चाहता है? राज्यश्री को प्राप्त करना चाहता है। और राज्यश्री जो है ना फरार हो चुकी है, भाग चुकी है। ये सूचना जाके इन भाइयों को बताता है कौन? समवाहक। अब राज्यवर्धन जो कि बड़ा भाई है राज्यश्री का, उसका खून खोल जाता है भाई। और वो क्या कहता है? वो एकदम से तैयार हो जाता है। और वो उसका पहला सेंटेंस जो होता है वो क्या कहता है? कि मैं जो है ना पूरे मालवा में जो उत्तर गुप्त वंश से राजा है ना उनका सर्वनाश कर दूंगा। वो पहली बात यही बोलता है, वो ऐसा करता भी है। राज्यवर्धन के द्वारा जो है ना देवगुप्त सॉरी देवगुप्त पर के ऊपर आक्रमण किया जाता है और देवगुप्त को वो हरा देता है। यहाँ पर ये बात ही अच्छी सी हो जाती है। अब फिर राज्यश्री का क्या होता है? अब आगे देखो क्या होता है। अब हम चालू करेंगे ये दूसरा राजा चालू हो जाता है यहाँ पे। राज्यवर्धन का क्या रोल था? कि राज्यवर्धन ने जो है ना इस संदेश को सुनने के बाद में यहाँ पे आक्रमण करा है, मालवा में आक्रमण किया था और देवगुप्त को हरा दिया था, ठीक है। यहाँ तक उसका शासनकाल था। उसका जो मृत्यु होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जब
राज्यवर्धन यहाँ पे देवगुप्त को हराता है ना, तब यहाँ पर आ जाता है शशांक। जैसे यहाँ का जो मालवा का दरबार है ना, दरबार में बैठे हैं राजा वगैरह, तो यहाँ पे जो है ना राज्यवर्धन और जो है ना देवगुप्त, मतलब एक प्रकार से युद्ध हुआ है, युद्ध में देवगुप्त को हरा दिया गया है, तो मालवा की गद्दी किसके हाथ में आ गई? राज्यवर्धन के हाथ में आ गई। अब जो है ना शशांक यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, इसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, राज्यवर्धन को बोलेगा कि हम अब देवगुप्त खत्म हो गया तो हम तो है ना दुश्मन, हम दोस्त बन के रहते हैं भाई। और राज्यवर्धन जो है ना क्या करता है, शशांक के ऊपर जो है ना एक प्रकार से विश्वास कर लेता है, और शशांक जो है ना वो एक प्रकार से झूठ बोलकर राज्यवर्धन को अपनी राजधानी बंगाल ले जाता है। मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया है ये दोनों पहले ही क्या थे? मित्र थे भाई। शशांक और देवगुप्त जो है ना पहले ही मित्र थे। जब एक मित्र की हत्या हो गई है तो दूसरा मित्र क्या सोचेगा कि मैं उसकी हत्या का बदला लूंगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, शशांक धोखे से इसको राज्यवर्धन को अपनी राजधानी ले जाएगा, बंगाल में ले जाएगा, और वहां पर जो है इसको खाना वगैरह खिलाएगा, कुछ भी करेगा, धोखे से इसकी हत्या कर देगा, मतलब खाने में विष डाल देगा, और जो है ना एक प्रकार से इसके साथ विश्वासघात करेगा, दोस्ती के नाम पर उसकी हत्या कर देगा। यहाँ पर राज्यवर्धन का शासनकाल समाप्त हो जाता है। जब इस बात की जानकारी मिलती है किसको? इस बात की जानकारी मिलती है वर्धन वंश में तीसरा राजा बैठेगा अब गद्दी पे, हर्ष, जिसको हर्षवर्धन भी बोलते हैं। अब टाइम चालू होता है हर्षवर्धन का। जब इसके बारे में हर्षवर्धन को पता चलता है कि बाप तो पहले चला गया, भाई को भी दुश्मनों ने ऐसे विश्वासघात के तौर पर मार दिया है, बहन का कुछ अता पता ही नहीं है, तो एक प्रकार से उसको अपनी दुनिया उजड़ती हुई दिखाई देती है, उसको अपना घर बिखरता हुआ दिखाई देता है। तो प्रारंभिक समस्याओं में हम हर्षवर्धन को थोड़ा सा इस प्रकार से समझेंगे कि वो जब गद्दी पे बैठा ही था ना, तो उसको हर तरह से समस्याएं घिरी हुई थी, कोई उसका सगा नहीं था, तो वो क्या नीति अपनाएगा, वो क्या करेगा, वो देखो। तो ये बात है 606 से लेके 647 तक जो है ना हर्षवर्धन का समय काल है। हर्षवर्धन का सबसे पहले जब वो गद्दी पे बैठेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी राजधानी बदलेगा। राजधानी अभी तक क्या थी? थानेश्वर थी इनकी राजधानी, अब वो राजधानी करेगा अपनी कन्नौज, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अपना एक उसके मतलब एक प्रकार से, वैसे तो उसका मामा जी का लड़का लगता है, मेरा भाई बोल दो उसको, ठीक है, उसका नाम था बंडी, नाम का एक सैनिक था, बंडी। बंडी बंडी को क्या बोलेगा? बंडी को ये बोलेगा कि तू क्या कर, तू तो शशांक को संभाल, इधर से क्या करेगा, ये कन्नौज में, मतलब कन्नौज की गद्दी संभाल ली इन लोगों ने, कन्नौज की गद्दी संभाल लिया। यहाँ पे जो है ना हर्षवर्धन क्या बोलेगा कि मैं तो मेरी बहन राजेश्वरी को ढूंढने जाऊंगा, और तुम क्या करोगे, तुम शशांक वाले गोडवंश राजा ने इनको संभालोगे। तो भंडी जो है ना सेना लेके जाएगा और जो है ना बंगाल में आक्रमण करेगा, और शशांक जो है ना उसको युद्ध में हराएगा। ये घटना बंडी की तरफ से होती है। फिर यहाँ पे हर्षवर्धन क्या करता है? हर्षवर्धन भाई दर दर भटकता है, रातों दिन तक जो है ना चलता रहता है, ढूंढता रहता है अपनी बहन को, कहीं पर राजेश्वरी दिख जाए। तो एक दिन आता है, वहां पर एक बौद्ध भिक्षु होता है, उसका नाम होता है दिवाकर, दिवाकर मित्र, दिवाकर मित्र। ये बौद्ध भिक्षु होता है और जंगलों में रहता है ये, ठीक है। तो ये व्यक्ति मिलता है हर्षवर्धन को, तो ये व्यक्ति जो है ना हर्षवर्धन की सहायता करता है राजेश्वरी को ढूंढने में, और राजेश्वरी इनको मिल जाती है। कहाँ मिलती है? जंगलों में मिलती है वो। और जंगलों में वो क्या कर रही थी, वो एक प्रकार से उसने चिता जो होती है ना, चिता जलाई हुई थी, लकड़ी इकट्ठी करी हुई थी, और वो मतलब जीवित ही जीवित ही जो है ना सती होने वाली थी। वो घटना दिखाई गई है कि उसने जो लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई है राजेश्वरी ने, और अब वो खुद को जो है ना जलाने वाली थी, सती होने वाली थी, क्योंकि उसके पति की जो है ना मृत्यु हो चुकी है। अब वो अकेले क्या करेगी? तो वहीं पर जो है ना उसका भाई हर्षवर्धन पहुंच जाता है और उसको जो है ना सुरक्षित वहां से ले आता है। और वो ये बात जो है ना, थोड़ा सा इधर वाला क्षेत्र है ना, ये यहाँ पे पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों की ये बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों में राजेश्वरी मिलती है हर्षवर्धन को, वो वहां से उसको ले जाता है। कन्नौज में जाने के बाद में वो क्या घोषणा करता है? वो ये घोषणा करता है कि अब से वर्धन वंश की राजधानी कन्नौज रहेगी, ठीक है। मौखरी वंश को कौन संभालेगा? ये लोग संभालेंगे। दूसरी बात, अब जो है ना हर्ष ने अपने नाम पर एक संवत चलाया था, उसका नाम था हर्ष संवत। इस विजय के बाद में उसने हर्ष संवत चलाया था। तीसरी बात ये आ गई, ठीक है।
फिर उसने क्या किया, अब वो जो क्या करेगा, अब मतलब जैसे पिता चला गया, भाई चला गया, कोई सगा संबंधी नहीं रहा था, ठीक है। तो वो जो है ना, अब बहन बहन को कहाँ भेजे, उसका जो ससुराल तो नष्ट हो चुका था। तो उसने क्या करा था ना, अपनी बहन को अपने ही बराबर सिंहासन पर बिठाया था। कनौज की गद्दी पर दो भाई बहन साथ में बैठते थे। वो कौन थे, हर्षवर्धन था, एक तरफ से राजश्री। दोनों भाई बहन जो है ना उस सिंहासन पर बैठते थे और कन्नौज की गद्दी को जो है ना संभालते थे। और फैसले जो थे ना, निर्णय वगैरह जो भी, वो सब दोनों भाई बहन जो मिलजुल कर लेते थे। ये बातें हमने देखी अभी तक। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हम चालू करते हैं मुख्य रूप से हर्षवर्धन को, कि हर्षवर्धन ने कौन से युद्ध अभियान किए थे, कौन कौन से जो है ना उसने किन राजाओं के साथ में युद्ध अभियान किए थे और किनको हराया था, वो बातें हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से तत्कालीन जो ताम्रपत्र है, अभिलेख है ना, वो हमें इनके बारे में, हर्षवर्धन की विजयों के बारे में और कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण जो है ना, वो हमें बताते हैं। हर्षवर्धन की युद्ध अभियानों को, उसकी विजयों को बताते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है ना, कि जब ये गद्दी पे बैठता ही है ना, हर्षवर्धन जब गद्दी पे बैठता है तो वो क्या करता है, वो उत्तर से पूर्व, पूर्व से मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के जो राजा राजा होते हैं ना, उनको क्या कहता है, वो उनको आदेश दे देता है कि या तो मुझसे युद्ध लड़ लो, या फिर मुझे जो है ना मतलब बिना युद्ध के या मुझे टैक्स चुका दो। जैसे कि उन्होंने मुख्य रूप से उत्तर में गंधमादन था, दक्षिण में त्रिपुट था, यहाँ पे उद्याचल था, अस्ताचल था, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसे अगर हम डिवाइड करें तो उत्तर में जो है ना गंध मादन, एक है यहाँ पे त्रिकुट, और यहाँ पे उद्याचल, उद्याचल, अस्ताचल, अस्ताचल। इनको क्या बोला कि या तो, इन लोगों के, ये राजा के नाम है, ठीक है, इनको बोला कि या तो आप मेरे साथ युद्ध कर लो, या फिर जो है ना आप मुझे बिना युद्ध के जो है ना समय पर टैक्स चुकाते रहो, ये बात बोली। तो हम इनके युद्ध अभियानों को इस तरह से लिखती हूँ मैं। पहले पहला इन्होंने जैसे कि पश्चिमी भारत की विजय करी थी, ठीक है, पश्चिमी भारत की विजय, पश्चिमी भारत की विजय। इसके अलावा जैसे कि सिंध की विजय, सिंध की विजय, कश्मीर की विजय, और पुलकेशियन द्वितीय, मुख्य रूप से चालुक्य, चालुक्य। और भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं चीनी दूतों के साथ में, चीनी, चीनी, चीनी दूत के साथ संबंध। तो ये मोटा मोटा इनके युद्ध अभियानों को मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे पश्चिमी भारत की जो विजय है ना, वहां पर हम ऐसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। पश्चिमी भारत में पश्चिमी और पूर्वी भारत साथ में लिख सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी लिख सकते हैं यहाँ पे, पूर्वी और पश्चिमी भारत की विजय। जैसे पूर्वी में हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे बंगाल में था ना, बंगाल में कौन सा वंश था, गौड़ वंश था, उसका राजा था संसांग। तो भले ही वहां पर हर्ष खुद नहीं गया था, उसका एक भाई था, उसका मंत्री था बंडी नाम का, वो गया था। परंतु उस विजय से ये तो साबित होता है ना कि उसने पूर्वी भारत में, जैसे बंगाल वाला क्षेत्र, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, बंगाल, असम वाला क्षेत्र था ना, इन क्षेत्रों को उसने जीता था और अपने साम्राज्य में इसको शामिल करा था। ये पूर्वी उसकी विजय को बताते हैं। पश्चिमी की उसकी विजय, जैसे कि उसके जो अभिलेख है, ताम्रपत्र वगैरह मिले, जैसे कि बांसखेड़ा का ताम्रपत्र है, यूपी में मिला, शाहजहांपुर क्षेत्र से मिला, ये वो हमें क्या बताता है, उसकी पश्चिमी विजय के बारे में हमें बताता है। और इसके अलावा जैसे कि सिंध की जो विजय है उसकी, सिंध में एक राजा था, उसका नाम था साहसी राव द्वितीय। एक राजा का नाम है साहसी राव द्वितीय। तो इस राजा के साथ में हर्ष का युद्ध होता है और यहाँ पर जो है ना वो उसको हरा देता है, हर्षवर्धन इसको हरा देता है। कश्मीर में हम हर्ष की विजय को इस प्रकार से देखते हैं। कश्मीर का राजा बताया गया है दुर्लभ, दुर्लभ राज को, दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ राज नहीं, दुर्लभ वर्धन है वो, ठीक है, दुर्लभ राज भी नाम मिलता है, दुर्लभ राज। तो ये बात कौन बताता है, जो कश्मीर है ना उसके बारे में, उसकी विजयों के बारे में। कश्मीर का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसका नाम है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी जो ग्रंथ है, जिसको कल्हण ने लिखा था। और वो कश्मीर में जो हुए राजाओं के बारे में, मुख्य रूप से कश्मीर के वंशों के बारे में, कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं।
उस ग्रंथ से हमें ये बात पता चलती है कि वर्धन वंश का एक राजा हर्षवर्धन ने कश्मीर पर जो है ना आक्रमण किया था और यहाँ पर जो राजा था दुर्लभ राज उसको हराया था। ये बात हमें कौन बताता है? ये राज तरंगिणी नाम का एक ग्रंथ है, वो हमें बताता है इसके बारे में। राज तरंगिणी ये ग्रंथ है, कलहण ने लिखा था ये ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद में चालुक्य वंशीय, तो मुख्य रूप से जो चालुक्य थे ना वर्तमान में जो महाराष्ट्र राज्य है ना, महाराष्ट्र में एक जगह है वहां पे वातापी, वातापी ठीक है, वहां पे वातापी बोल दो उसको या बादामी बोल दो उसको। तो वहां पे एक वंश स्थापित हुआ था, उस वंश का नाम था चालुक्य वंश की वातापी के चालुक्य वंश। तो वातापी में जो चालुक्य वंश के राजा हुए थे उसका नाम था यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय नाम का राजा हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में बताया मैंने, ठीक है ना। वैसे तो बहुत राजा हुए थे इस वंश में, पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन हर्षवर्धन के समय में जो राजा होता है वो होता है पुलकेशिन द्वितीय। इस विजय की जानकारी हमें देता है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख लेख लिख देते, ठीक है। कि ऐहोल जो अभिलेख है ना वो हमें ये बात बताता है कि 612-13 की बात है, ठीक है। वहां पर जो है ना इसका हर्षवर्धन का और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है ना हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। ये जानकारी हमें ऐहोल का अभिलेख देता है। फिर जैसे कि एक विजय और है, वो है वल्लभी क्षेत्र पड़ता है, चलिए उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले वल्लभी, वल्लभी गुजरात में है, ठीक है। वल्लभी की विजय ये गुजरात में पड़ता है क्षेत्र, गुजरात में। तो मुख्य रूप से जैसे वल्लभी जो है ना, जैसे कि वैसे तो हमने जैन धर्म में भी इसके बारे में पढ़ा था कि जैन धर्म जो है ना वहां पर वल्लभी का नाम आया था, उसकी संगीतियां हुई थी वल्लभी में। तो भाई यहाँ पे ये बात है कि वल्लभी का एक राजा होता है, ठीक है। एक राजा होता है, उसका नाम होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ध्रुव भट्ट नाम का, ध्रुव भट्ट ये राजा है वल्लभी का। तो क्या होता है ना यहाँ पे हर्षवर्धन क्या करता है, ध्रुव भट्ट पर आक्रमण करता है, परंतु ध्रुव भट्ट जो है ना अपनी राजधानी को छोड़कर भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? वो किसी एक अलग राजा के संरक्षण में चला जाता है। उस अलग राजा का नाम था यहाँ पर, वो गुर्जर वंश का राजा था, उसका नाम था धद्द द्वितीय। मैंने ये बताया है कि हर्षवर्धन के द्वारा वल्लभी के ऊपर आक्रमण किया जाता है, तो वहां पर राजा ध्रुव भट्ट होता है वो वहां से भाग जाता है, फरार हो जाता है और किसकी शरण में चला जाता है? धद्द द्वितीय की शरण में चला जाता है। बाद में जो हर्षवर्धन है वो क्या कहता है, वो समझ जाता है कि मैं इससे दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता ध्रुव भट्ट से, मुझे इसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं जो है ना अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा पाऊंगा, तभी मैं चालुक्यों को जीत पाऊंगा। क्योंकि हमने देखा है गुजरात वाला क्षेत्र जो है ये वाले जैसे ये यहाँ पे गुजरात है, वल्लभी वाला हो गया, ठीक है, ये वल्लभी हो गया। और इससे नीचे जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र में चालुक्य बैठे थे। तो अगर इन चालुक्यों को हराना है तो सबसे पहले गुजरात में जो वल्लभी वंश का राजा है ध्रुव भट्ट, उससे हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये उसकी दूरदृष्टता होती है हर्षवर्धन की, तो वो अपनी दूरदृष्टा नीति को अपनाता है और ध्रुव भट्ट को दोस्त बना लेता है, अपना मित्र बना लेता है और जो है ना अच्छे से रिश्ते चलाता है। और बाद में क्या करता है भाई, फिर चालुक्य राजा पुलकेशिन को वो हराता है। ये बातें हमने देखी है। फिर मैंने लिखा था चीनी दूतों के बारे में कि जैसे कि चीन के मुख्य रूप से पहले तो अशोक जो है वो सॉरी हर्षवर्धन जो है ना वो अगुवाई करता, वो क्या करता है, वो पहले अपना एक दूत चीन में भेजता है। बाद में चीन के द्वारा जो है ना 3 राजदूत आते हैं अपने यहाँ पे हर्षवर्धन के दरबार में। ये कुछ बातें थी। ये हमने आज की क्लास में क्या देखा, हर्षवर्धन के युद्ध अभियानों को देखा मुख्य रूप से। और कल की क्लास में हम जो है ना वर्धन वंश के प्रशासन को डिस्कस करेंगे, प्रशासन को, सामाजिक व्यवस्था को और धार्मिक व्यवस्था को। ठीक है बच्चे, थैंक यू।